नमस्कार दोस्तों, तो जीके जी डिस्कशन में आप लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बायोलॉजी को जो है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट की हूँ, तो आप लोग जो है वो देखना ना भूलें। और आज मेरा बायोलॉजी का जो है वो दूसरा नंबर का क्लास है। तो ये दूसरा पहला मतलब जीवधारियों का वर्गीकरण हम पढ़ाए थे, जीवधारियों का वर्गीकरण। अब इसके आगे चलते हैं। बाकी जो हम इसके पहले बताए वो पहला वीडियो पहले आप लोग देखिएगा। पहले जो है पहला वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद जो है वो दूसरे वीडियो पर आइएगा, तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो हमको नहीं बोलिएगा कि अच्छा से नहीं पढ़ाती है। ठीक है, ठीक है, चलते हैं। हम जो है पहला क्लास में बता दिए थे जीवधारियों का वर्गीकरण, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि जीवधारियों का वर्गीकरण। तो ये जीवधारियों का वर्गीकरण जो है वो पहले नंबर किसने किए थे? तो कार्ल लिनियस ने किए थे, कार्ल लिनियस ने किए थे। इसलिए इनको जो है वो जीवधारियों का वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कैरोलस लिनियस को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सजीव, जितने भी पृथ्वी पर सजीव थे उनको जो है दो भागों में बांट दिए थे। बाकी जो हम अच्छे तरीके से समझाए हैं, आप लोग जो है वो पहला वाला वीडियो में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, ये दूसरा वीडियो है, तो हम आगे चलेंगे इसके, क्योंकि ये जो है बायोलॉजी का क्लास जो है वो कम से कम तो पूरा बायोलॉजी खत्म करने में 100 से ऊपर क्लास चल जाएगा, 100 से ऊपर क्लास। तो जो आप लोग डेली बने रहे, एकदम बेसिक से हम बताने वाले। ठीक है, तो ये जीवधारियों का वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को। लेकिन अगर आधुनिक पूछे तो कि आधुनिक जीवधारियों के वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो ये जो हो जाएगा आर एच विटेकर। आर एच विटेकर ये पूरे सजीव को कितने भागों में बांट दिए थे? ये जो है वो पूरे सजीव को 5 भाग में बांट दिए थे। आधुनिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके बाद जो है अभी तक कोई खोजबे नहीं किया है, इनके बाद जो है वो कोई नहीं खोजा है, इसलिए इनको आधुनिक वर्गीकरण का पिता माना जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो 5 भागों में बांटे थे: जंतु जगत, पादप जगत, मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक। मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक। तो ये जो है हम लोग जो एक एक करके पढ़ते चलेंगे। जैसे एक बार जंतु जगत को उठाएंगे, उसको पूरा खत्म कर लेंगे, उसके बाद फिर हम पादप जगत पढ़ेंगे, फिर जो है मोनेरा को पढ़ेंगे, फिर प्रोटेस्टा, फिर जो है वो कवक को। ऐसे अगर हम लोग पढ़ते हैं तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अगर मिक्सअप करके पढ़िएगा तो फिर दिमाग से निकल जाएगा। इसलिए जो है हम आज जंतु जगत स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जंतु जगत ये पहला नंबर है। ये दूसरा, इसे 5 भागों में बांट दिए थे कौन? तो आर एच विटेकर। और ये 5वां। तो हम आज पहला को उठाते हैं, जंतु जगत को। जंतु जगत को, इसको हम इंग्लिश में एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम बोल सकते हैं, एनिमल किंगडम बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा आज का हेडिंग। तो जंतु जगत को भी 10 भाग में बांटा गया। मतलब जितना भी पृथ्वी पर जंतु है ना, जितना भी पृथ्वी पर मतलब जंतु पाया जा रहा है अभी के टाइम में, इन सब को जो है वो 2 भाग में बांट दिया गया है। एक को नाम दिया गया प्रोटोजोआ। एक को नाम क्या दिया गया? प्रोटोजोआ। पृथ्वी पर जितना भी सजीव अभी पाया जाता है उस सब को जो है वो 2 भाग में बांट देंगे। जंतु हम किसको कहेंगे? तो जो सजीव है, सजीव के वर्ग में आता है, तो ये प्रोटोजोआ। और एक जो होगा वो मेटोजोआ। मेटोजोआ, प्रोटोजोआ और मेटोजोआ। तो इसमें कैसे मतलब किस टाइप के जंतु को रखेंगे? प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो है वो हम लोग किस टाइप के जंतु को रखेंगे? तो इसमें जो है प्रोटोजोआ के अंतर्गत, इसके अंतर्गत एक कोशिकीय जंतु को, एक कोशिकीय जंतु को रखा गया। मतलब धरती पर जितना एक कोशिका वाला जंतु है ना, धरती पर जितना एक कोशिका वाला जंतु है, इस सब को प्रोटोजोआ के अंदर ही पढ़ते हैं। एक कोश के मतलब एक टाइप के कोशिका से बना हुआ होता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत एक कोशिकीय जंतु को रखते हैं। और ये कैसा होता है? ये जंतु, एक कोशिकीय जंतु प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हुआ? तो जब हम कोशिका को पढ़ेंगे ना, कोशिका चैप्टर को, तो इसको अच्छे तरीके से बताएंगे। ठीक है,
कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है। ऐसे अब अभी आप जान लीजिए कि प्रोकैरियोटिक हम उसे कहते हैं कि कोशिका के अंदर जितने भी पदार्थ पाए जाता है उन सभी पदार्थों में जो है ये प्रोकैरियोटिक वाला में कि सभी पदार्थ उसमें उपस्थित नहीं रहता है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, कोशिका के अंदर सभी पदार्थ जो होता है वो उपस्थित नहीं रहता, इसलिए प्रोकैरियोटिक को अविकसित कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। मतलब उसका विकास छोटकन छोटकन, जैसे है कि वायरस हो गया, ये सब वायरस वगैरह जो है ना, ये सब में प्रोकैरियोटिक होता है। क्या होता है, प्रोकैरियोटिक। ये सब को ज्यादा अंग की जरूरत नहीं होती है, ये सब जो प्रजनन जल्दी कर लेता है। काहे कर लेता है, क्योंकि जो है इसको ज्यादा अंग बनाने की जरूरत नहीं होती है और बहुत ही छोटा दिखता है। कैसा दिखता है, बहुत ही छोटा दिखता है, ठीक है। और इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो इसमें जो है वो प्रोटोजुआ के अंतर्गत जो है हम एक कोशिकीय जीव को देखते हैं, और ये मेटाजुआ इसके अंतर्गत बहुकोशिकीय, मतलब जो एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है, इसके अंतर्गत बहुकोशिकीय जंतु के बारे में पढ़ा जाता है। बहुकोशिकीय जंतु के बारे में पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है। बहुकोशिकीय मतलब यूकैरियोटिक, मतलब कोशिका के अंदर सारे पदार्थ उपस्थित होते हैं, जैसे कि मानव वगैरह हो गया, बड़े बड़े जानवर हो गए, और ये पेड़ पौधा हो गया, सब किसमें आता है, तो ये बहुकोशिकीय में आता है। मतलब एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है। तो इसके अंतर्गत ये जो होता है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में आता है। बाकी इसको हम अच्छे तरीके से बताएंगे कोशिका वाले चैप्टर में, ठीक है। तो आप लोग टेंशन ना लीजिए इसके बारे में। तो आज जो है वो अब इसको देखिए, इस ये प्रोटोजुआ को जो है, इसको तो जितना एक कोशिकीय जीव है इसको प्रोटोजुआ के अंतर्गत रखा ही गया है, लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय जीव को जो है वो मेटाजुआ के अंतर्गत रखा गया। तो बहुकोशिकीय जीव में तो बहुत सारे गुण, मतलब बहुत सारे टाइप वाले आ जाते हैं। जैसे हम लोग मानव हो गए तो ये भी बहुकोशिकीय हो गया, जानवर हो गया, कीट हो गया, ये सब जो है क्या होता है, सबको गुणों के आधार पर इसको अलग से 9 भाग में बांट दिया गया है। और इसको ई तो एक भाग है ही है, तो इसको टोटल मिला के 10 भाग में बांट दिया गया। तो इसको जो है मेटाजुआ को इसको 10 भाग में बांट दिया गया है। तो हम लोग जो है आज इसको खत्म करेंगे, प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ मतलब एक कोशिकीय प्राणी वाला को आज खत्म करेंगे। बाकी इसको मेटाजुआ को जो है वो 9 भाग में बांटा गया है। तो 9 भाग में बांटा गया है, तो इसको हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से संघ हैं। भाग मतलब संघ, मतलब अलग अलग फाइलम में रख दिया गया है, उसको गुण को देख देख कर अलग अलग फाइलम में रख दिया गया है, ठीक है। इसको 9 भाग में बांटा गया है, बांटा गया है। यानी कि पूरा जंतु जगत को कितने भागों में बांटा गया, पूरा जंतु जगत को 10 भाग में बांटा गया। एक भाग में जो है ये सब एक कोशिकीय वाला आ जाएगा, और 9 भाग में जो है वो वाला आ जाएगा मेटाजुआ, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं प्रोटोजुआ के बारे में। प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ प्रोटोजुआ जो पहला क्लास नहीं देखे हूं पहले देख लीजिएगा, तभी दूसरा क्लास देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। प्रोटोजुआ के बारे में हम पढ़ते। तो प्रोटोजुआ शब्द पहले किसने दिया था, किसके मन में आया था किसका नाम जो है प्रोटोजुआ रखा जाए, तो प्रोटोजुआ शब्द गोल्डफास्ट ने दिया था। प्रोटोजुआ शब्द किसने दिया, गोल्डफास्ट ने, गोल्डफास्ट नामक वैज्ञानिक ने, गोल्डफास्ट। लेकिन प्रोटोजुआ की खोज किसने किया था, खोज किसने किया था, ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक। खोज किसने किया था, प्रोटोजुआ की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था।
प्रोटोजुआ का अध्ययन क्या कहलाता था? प्रोटोजूलॉजी। प्रोटोजूलॉजी। प्रोटोजुआ का अध्ययन क्या कहलाता है? प्रोटोजूलॉजी। अब हम प्रोटोजुआ की विशेषता के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि कैसे हम समझेंगे कि ये प्रोटोजुआ के अंतर्गत आता है। ठीक है, इतना तो जान लिए कि एक कोशिकीय है, लेकिन कैसे समझेंगे कि प्रोटोजुआ के अंतर्गत आता है? तो इसका विशेषता, प्रोटोजुआ की विशेषता, प्रोटोजुआ की विशेषता क्या क्या है? तो प्रोटोजुआ की विशेषता में जो हो जाएगा, ये बहुत ही छोटा होता है, सूक्ष्म होता है। कैसा होता है? सूक्ष्म। सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा, जिसको हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब ये दिखेगा। ठीक है, ये बहुत ही छोटा होता है। ये कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है, बहुत ही छोटा होता है और एक कोशिकीय होता है। जब ये एक कोशिकीय होगा तो क्या इसमें उत्तक पाया जाएगा? उत्तक तो नहीं पाया जाएगा, क्योंकि उत्तक जो होता है, टिश्यू जो होता है, वो कोशिका से मिलकर बनता है। तो ये क्या टाइप के कोशिका से बनल होता है, तो कहाँ से मिलकर बनेगा? तो ये जब एक कोशिकीय होता है तो इसमें उत्तक का अभाव होता है, उत्तक नहीं पाया जाता है, उत्तक नहीं पाया जाता है, इसमें उत्तक नहीं पाया जाता है। प्रजनन तेजी से होता है। क्या बोले थे? प्रजनन, क्योंकि इसमें अंग जो होता है ना बहुत छोटा छोटा रहता है, तो इसमें उतना ज्यादा अंग की जरूरत नहीं होती है। तो इसमें प्रजनन क्या होता है? तेजी से होता है, तेजी से। लेकिन बड़े बड़े जंतु में क्या होता है? टाइम लगता है, किसी में 6 महीना, किसी में 9 महीना, ऐसे प्रजनन तेजी से होता है। मतलब ये जल्दी जल्दी देखते ना, कोरोना वाला में देखे थे ना कि कितना जल्दी उसका फैलाव हो रहा था। तो क्यों हो रहा था? क्योंकि वो एक कोशिकीय था, और जब एक कोशिकीय था तो उसका प्रजनन बहुत तेजी से हो रहा था। जब तेजी से हो रहा था तो ये जो ज्यादा जब हो जाएगा तो वो तो फैलेगा ही, इसलिए ये सारे जगह फैल रहा था। ठीक है, और ये जो होता है वो जलीय जीव होता है। कैसा होता है? जलीय जंतु, जल में पाया जाता है। मतलब कि ये प्रोटोजुआ के अंतर्गत जितने भी जीव जंतु आएंगे, प्रोटोजुआ के अंतर्गत जितने भी जंतु आएंगे वो जल में रहते हैं, जल में पाया जाता है, पाया जाता है। चलिए अगला आगे हम देख लेते हैं कि प्रोटोजुआ के अंतर्गत जो है वो हम किसके किसके बारे में पढ़ते हैं, इसका उदाहरण। ठीक है, तो प्रोटोजुआ के बारे में हम लोग छोटका छोटका जीव को पढ़ते हैं जो कि हमको नंगी आंखों से नहीं दिखता। ठीक है ना, तो चलिए जो है हम लोग जो है वो प्रोटोजुआ के उदाहरण को देख लेते हैं। प्रोटोजुआ के अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं? तो ये देखिए, अमीबा, अमीबा के बारे में पढ़ लेते हैं। अमीबा जो होता है वो प्रोटोजुआ के उदाहरण होते हैं, प्रोटोजुआ के उदाहरण, प्रोटोजुआ के उदाहरण। पहला नंबर में अमीबा, अमीबा प्रोटोजुआ के अंतर्गत जो होता है, मतलब प्रोटोजुआ के अंतर्गत जो है वो अमीबा को पढ़ा जाता है। ये एक कोशिकीय होता है। कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है, जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। और ये इसका विशेषता क्या बताए थे कि प्रोटोजुआ के अंतर्गत जितना भी जंतु आएगा वो पानी में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? पानी में पाया जाएगा। ठीक है, तो अमीबा की बात कर लेते हैं। अमीबा जो होता है वो, इसकी खोज किसने किया था? रोजेनहोफ ने इसकी खोज रोजेनहोफ ने किया था। ये भोजन कैसे करता है? इसका आकार, इसका आकार देखिए कैसा है? टेढ़ है। इसका आकार कैसा है? तो इसका आकार अनिश्चित होता है, मतलब निश्चित नहीं होता। जिधर मन जिधर जो है ये मुंह फैला देता है। देख रहे हैं कैसे हो रहा है? अनिश्चित होता है, अनिश्चित, इसका आकार अनिश्चित होता है। और ये जो होता है वो भोजन मतलब खाता कैसे है? तो इसका भोजन जो होता है कुटपाद विधि से करता है, कुटपाद विधि से।
कुटपाद विधि के मतलब क्या हुआ, जैसे कि इसका जो है ये इधर, ये वाला भाग इधर फैला, ये भाग इधर, अगर एजा पर कोनो कीड़ा आया ना तो इसको जो है वो यहाँ पर से दोनों का जोड़ लेता है और इसको जो है वो अंदर रख लेता है और इसको जो गला करके खा जाता है। तो ये इसी को कहते हैं कुटपाद विधि। ठीक है, भोजन जो है ये कुटपाद विधि से करता है। ये पानी में पाया जाता है, पानी में रहता है। कहाँ रहता है? पानी में रहता है। और इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। इसमें क्या होता है? कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता? तो कोशिका भित्ति जो होता है वो पेड़ पौधे और कुछ छोटे छोटे जीवाणुओं में भी पाया जाता है। तो इसमें कोशिका भित्ति जो है वो नहीं पाया जाता। इसमें कोशिका भित्ति यानी सेल वाल, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब एक होता है एंट अमीबा हिस्टोलिका। एंट अमीबा हिस्टोलिका, एंट अमीबा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो है वो इसका गुण जो होता है वो अमीबा के जैसा ही होता है, मतलब थोड़ा बहुत आकार वगैरह भी अमीबा के जैसा ही होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एंट अमीबा। एंट अमीबा, तो एंट अमीबा हिस्टोलिका नाम का एक एंट अमीबा होता है। हिस्टोलिका, एंट अमीबा हिस्टोलिका, एंट अमीबा हिस्टोलिका, एंट अमीबा हिस्टोलिका। ये क्या करता है? तो ये मानव के आंत में पाया जाता है, बड़ी आंत में पाया जाता है। ये क्या करता है? मानव की बड़ी आंत में पाया जाता है। ये प्रोटोजुआ जो होता है वो क्या होता है? परपोषी होता है। कैसा होता है? परपोषी। परपोषी मतलब क्या हुआ और स्वपोषी मतलब क्या हुआ? स्वपोषी मतलब हुआ कि जैसे कि अपने अंदर ही भोजन बनाना, सूर्य के प्रकाश को खींचकर उससे जो है ऊर्जा प्राप्त करके वो अपने बॉडी के अंदर ही भोजन को बनाना। और परपोषी मतलब क्या होता है? तो परपोषी मतलब होता है जैसे चूल्हा पर हम सब खाना बनाते हैं ना गैस पर, वो हो गया परपोषी। वो अपने अंदर थोड़ी बनाए, वो तो जाके हम गैस पे खाना बनाए, जाके मार्केट में खा लिए खाना कुछ, ठीक है, मोमो और बर्गर, वो क्या हो गया? परपोषी। ठीक है, और स्वपोषी हो गया जो अपने शरीर के अंदर खाना बनाता है, स्वपोषी। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिका, एंट अमीबा हिस्टोलिका ये क्या करता है? परपोषी। ये तो परपोषी होता ही, तो ये छोटा छोटा जीव है, तो ये गैस पर थोड़े खाना बनाएगा। ये जो क्या करता है कि किसी किसी के जाके केकरो आंत में जाके सट जाता है, तो किसी को पेट में, मतलब कहीं भी जाके सट जाता है ताकि वहां से उसको भोजन की प्राप्ति होते रहे। हम लोग तो मानव है तो भाई गैस पे जाके खाना बना के खा लेते, लेकिन ये कौन गैस पे बनाएगा? तो ये क्या करता है कि जा करके मानव के आंत में सट जाता है, मानव के आंत में सट जाता है, और जब आप बड़ी आंत में सट जाता है तो वहां से इसको भोजन की प्राप्ति होते रहती है और हम लोग को बीमारी फैलते रहता है। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिका मानव के बड़ी आंत में पाया जाता है, मानव के बड़ी आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता? मानव के बड़ी आंत में पाया जाता, मानव के बड़ी आंत में पाया जाता है। जब ये बड़ी आंत में पाया जाएगा तो बीमारियों फैलेबे करेगा। तो ये कौन सा बीमारी होता है? ये जो होता है वो कौन सी बीमारी होता है? तो इससे जो होता है बड़ी आंत में पाया जाता है जिससे अमीबिएसिस रोग हो जाता है। अमीबिएसिस रोग उत्पन्न कर देता है, रोग उत्पन्न कर देता है। मुझे आशा है कि आप लोग जो है वो समझ गए होंगे। तो चलिए जो है एंट अमीबा के बारे में, एंट अमीबा हिस्टोलिका के बारे में तो हम बता दिए हैं कि ये जो हमारी आंत में पाया जाता है और हम लोग को जो है वो एम्बिएसिस नाम का बीमारी देकर जाता है। ठीक है, चलिए आगे जो होता है एक इसी के तरह होता है एंट अमीबा जिंजीबेरी। एंट अमीबा जिंजीबेरी होता है। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एंट अमीबा जिंजीबेरी।
एंटमीबा जिंजीबेरी। एंटमीबा जिंजीबेरी, ये भी जो होता है वो अमीबा के जैसा ही दिखता है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? ये जो होता है, ये जो होता है दांत में पाया जाता है। जैसे कि किसी किसी को कैसे दांत में हो जाता है, वो क्या कहते हैं, कीड़ा वगैरह हो जाता है, क्यों? तो यही सब के कारण हो जाता है। ये जो होता है दांत सड़ जाता है, तो वहां पर ये दांत के मसूड़े में पाया जाता है, दांत के मसूड़े में पाया जाता है। और पायरिया की बीमारी को बढ़ावा देता है। पायरिया दांते में ना होता है, तो पायरिया बीमारी अगर जहां होल रहेगा दांत में, वहां पर ही जाके अपना स्थान जमा लेगा और पायरिया बीमारी को बढ़ावा देता है। पायरिया बीमारी इसके कारण नहीं होता है, मतलब पायरिया बीमारी अगर पहले से किसी के दांत में होल है तो ये जाके वहां पर इसको और मतलब बढ़ावा देता है, उसको और जो है पोषण दे देता है, ताकि वो और जल्दी उसके दांत को बीमारी फैला दे। पायरिया बीमारी होता है। पायरिया बीमारी कैसे होता है जी? तो पायरिया बीमारी जो होता है वो विटामिन सी की कमी और कैल्शियम की कमी के कारण जो होता है वो पायरिया हो जाता है, ठीक है। अगला जो आता है हमारा 2 नंबर, 2 नंबर हमारा जो होता है वो युगलीना के बारे में पढ़ा जाता है। 2 नंबर किसके बारे में? युगलीना। युगलीना के बारे में हम पढ़ते हैं 2 नंबर। देखिए यही है युगलीना। ये क्या है? युगलीना है। इसका आकार आप देख रहे हैं कि ये युगलीना है। ये युगलीना मतलब ये ऐसा ही दिखता है, लेकिन बहुत ही छोटा रहता है। कैसा रहता है? क्योंकि हम बताएं कि प्रोटोजुआ के अंतर्गत जो है जितने भी जंतु आते हैं वो बहुत ही छोटा छोटा होता है और एक कोशिकीय होता है। कैसा होता है? एक कोशिकीय। तो ये जो पुछिया देख रहे हैं ना, इसका पुछी, ये जो है इसको फ्लेजला नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? ये जो है ये फ्लेजला होता है, फ्लेजला। फ्लेजला ये एकरे से चलता है, गति इसी से करता है, फ्लेजला। ये क्या होता है? फ्लेजला। ये गति किससे करता है? तो ये फ्लेजला के माध्यम से गति करता है। तो युगलीना के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा बहुत यहाँ, युगलीना की विशेषता। 2 नंबर उदाहरण कौन है? युगलीना। तो ये युगलीना जो है ये इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। ये गति किसके माध्यम से करता है? गति जो होता है वो फ्लेजला, फ्लेजला के माध्यम से, फ्लेजला के माध्यम से। ये भी जल में रहता है। ये भी कहाँ रहता है? तो ये भी जो है वो कहाँ रहता है? ये भी जल में रहता है। ये भी कहाँ रहता है? जल में रहता है। एवं कोशिका भित्ति तो नहीं पाया जाता। कोशिका भित्ति जो होता है वो हम लोग जो पेड़ में छाल देखते हैं ना, पेड़ पौधे में जो छाल होता है उसी को तो कोशिका भित्ति कहा जाता है। मतलब कि मानव वगैरह में तो भगवान जी जो है मतलब कपड़ा पहनता ही है, लेकिन वो सबको ठंड नहीं लगती है, लगती ही होगी, गर्मी नहीं लगती है, लगती तो उसके बचाव के लिए जो है वो सेल बाल को बनाए भगवान जी, ठीक है। तो ये भी जल में रहता है, ठीक है। तो ये इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन की मोटी परत पाई जाती है। प्रोटीन की मोटी परत, मोटी परत पाई जाती है, परत पाई जाती है। मतलब सेल वाल के जगह पर क्या होता है? प्रोटीन की मोटी परत पाई जाती है, जिसे पेलिकल के नाम से जाना जाता है। जिसे क्या कहते हैं? पेलिकल। पेलिकल के नाम से जाना जाता है। पेलिकल के नाम से जाना जाता है। अब इसको जो है
इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें देख रहे हैं हरा हरा, ये सब हरियर का क्या है, ये सब हरा हरा जो है ये सब क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल क्लोरोफिल पाया जाता है। इसलिए इसके बारे में कहा जाता है कि यह स्वापोषी एवं परपोषी दोनों होता है। स्वापोषी एवं परपोषी दोनों होता है। यूग्लिना स्वापोषी एवं परपोषी दोनों होता है। क्यों? क्योंकि जब इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है तो जब ये सूर्य के मतलब धूप की उपस्थिति में, धूप जब रहता है तो ये जो होता है वो सूर्य से अपना भोजन बना लेता है, तो ये स्वापोषी कहलाया। और जब रात में इसको भूख लगेगा तो कहाँ जाएगा, तो रात में क्या करता है कि रात में किसी जानवर, छोटे मोटे जंतु को पकड़ करके ही अपन ये जो पूंछ होता है ना, इससे पकड़ करके और ये खा लेता है। तो ये स्वापोषी एवं परपोषी दोनों कहलाते हैं। युगलिना जो होता है स्वापोषी एवं परपोषी के बीच की कड़ी कहा जाता है। युगलिना को क्या कहा जाता है? युगलिना को युगलिना को स्वापोषी एवं परपोषी के बीच की कड़ी कहा जाता है। बीच की कड़ी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, जो आप लोग तो समझिए गए होंगे क्योंकि समझा दिए इतने अच्छा तरीका से कि युगलिना स्वापोषी एवं परपोषी दोनों कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा वो जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है भोजन बना ही लेगा। लेकिन रात को ये क्या करता है, तो जब धूप नहीं रहता है तो ये जो है वो परपोषी के द्वारा अपने पूंछ के माध्यम से, मतलब फ्लैजला के माध्यम से ये जो है अन्य छोटे छोटे जंतु को पकड़कर खा लेता है। तो ये दोनों का गुण हुआ कि नहीं हुआ? तो ये इसीलिए इसको स्वापोषी परपोषी के बीच की कड़ी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो होता है हमारा आता है पैरामीशियम। क्या आता है? पैरामीशियम। अब पैरामीशियम के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा उदाहरण क्या है? पैरामीशियम। प्रोटोजुआ का तीसरा उदाहरण हो गया पैरामीशियम। पैरामीशियम देख रहे हैं, ये चप्पल के जैसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? चप्पल के जैसा। तो पैरामीशियम के बारे में हम लिख देते हैं यहाँ पर, पैरामीशियम। पैरामीशियम, पैरामीशियम के बारे में जो है ये जो होता है वो कैसा होता है? चप्पल के जैसा होता है। कैसा होता है? चप्पल के जैसा होता है। पहले इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग जो होता है वो हरा होता है, इसलिए इसको हरा प्रोटोजुआ के नाम से जाना जाता है। हरा प्रोटोजुआ के नाम से किसको जाना जाता है? प्रोटोजुआ। इसका रंग जो होता है, पैरामीशियम का कलर कैसा होता है? तो पैरामीशियम का कलर जो होता है वो हरा होता है, इसलिए हरा प्रोटोजुआ के नाम से जानते हैं। इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार चप्पल के जैसा, चप्पल के जैसा, इसलिए इसे चप्पल जंतु के नाम से भी जाना जाता है। पैरामीशियम को चप्पल जंतु के नाम से भी जाना जाता है। इसे चप्पल जंतु के नाम से भी जाना जाता है। जंतु के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है। देख रहे इसका आकार एकदम मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है वो चप्पल के जैसा एकदम सेम लग रहा है कि पैर ही है एकदम। और ये जो है ये चारों पट्टी जो इसका है ये क्या है? ये निकला है जो ऐसे ऐसे, ये इसको जो नाम दिया जाता है इसको सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सीलिया। सीलिया। ये सीलिया के माध्यम से गति करता है। गति कैसे करता है? सीलिया के माध्यम से। ये गति कैसे करता है? सीलिया। युगलिना जो था वो फ्लैजला के माध्यम से गति करता था, लेकिन पैरामीशियम जो है वो सीलिया के माध्यम से गति करता है। ठीक है, अब अगला हमारा जो आएगा उदाहरण वो देख लेते हैं, प्लाज्मोडियम।
अगला 4 नंबर जो होता है वो प्लाज्मोडियम। क्या होता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ये भी जो होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ। प्लाज्मोडियम जो होता है ये भी बहुत ही छोटा होता है, एक कोशिकीय होता है, जल में पाया जाता है। ठीक है, इसके गुण बता देते हैं एक दो। इसके कारण प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ के कारण जो होता है मलेरिया फैलता है। कैसे, क्या फैलता है? मलेरिया। मलेरिया का कारण मलेरिया फैलता है। प्लाज्मोडियम के कारण क्या होता है? मलेरिया फैलता है। प्लाज्मोडियम में कौन सा प्लाज्मोडियम? उसका नाम होगा ना, प्लाज्मोडियम में कौन सा प्लाज्मोडियम? तो ये प्लाज्मोडियम बीवैक्स प्लाज्मोडियम बीवैक्स। ऐसा किसने पहली बार कहा था कि ये जो होता है मलेरिया कैसे होता है? तो पहली बार किसने मतलब ये बोला कि मलेरिया के कारण होता है? तो ये प्लाज्मोडियम मलेरिया के कारण होता है, ऐसा किसने बोला पहली बार? तो ये जो है वो बोले लेबरेन साहब। लेबरेन का कहना था कि ये प्लाज्मोडियम से तो होवे करता है, लेकिन ये प्लाज्मोडियम विवैक्स से होता है। ठीक है, अब ये जो है प्रोटोजुआ, ये इसका वाहक का कार्य कौन करती है? ये प्रोटोजुआ का, प्लाज्मोडियम विवैक्स प्रोटोजुआ का वाहक का कार्य कौन, मतलब मानव के शरीर तक पहुंचाने का कार्य कौन करती है? तो ये एगो मक्खी होता है, इसका नाम क्या होता है? मादा एनोफ्लीज मच्छर। वाहक का कार्य कौन करती है? वाहक मादा एनोफ्लीज मच्छर। ये क्या करती है कि ये जो होता है वो प्लाज्मोडियम विवैक्स जो होता है इसके बॉडी में ऑलरेडी होता है, और ये जब मच्छर आदमी को काटता है ना, तो ये जो होता है कहाँ चला जाएगा? मच्छर जब काटेगा आदमी को तो इसके ब्लड में चला जाता है, आदमी के ब्लड में जाएगा ना, इस मच्छर काटेगा तो इसी तरीके से जो है वो फैल जाता है। ये किसने कहा था? तो रोजेंसन। किसने कहा था? रोजेंसन ने कहा था कि ये जो होता है वो वाहक का कार्य कौन करती है? वाहक का कार्य कौन करती है? वाहक का कार्य कौन करती है? तो ये जो होता है मादा एनोफ्लीज मच्छर करती है। मादा एनोफ्लीज मच्छर करती है। मलेरिया शब्द किसने दिया था? मलेरिया शब्द पहले बार किसने दिया था? मुक्कुलक ने। ठीक है, मलेरिया शब्द को सबसे यहाँ पर ये मादा एनोफ्लीज मच्छर जो है किसने बोला था? तो ये रोनाल्ड रॉस हो जाएगा। रोनाल्ड रॉस। मलेरिया शब्द सबसे पहली बार किसने दिया था? मलेरिया शब्द को सबसे पहली बार मुक्कुलोक ने दिया था। मलेरिया शब्द को सबसे पहली बार मुक्कुलोक ने दिया था। और किसने बोला था कि ये जो होता मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजुआ के कारण होता है? वो प्रोटोजुआ में कौन सा? तो विवैक्स। तो ये लेबरेन ने कहा था। किसने कहा था? लेबरेन ने कहा था। और ये वाहक जो होता है वो मादा एनोफ्लीज मच्छर करती है। मादा एनोफ्लीज मच्छर करती है। ठीक है, चलिए अगला हम देख लेते हैं। अगला जो है मेरा क्या है? ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजुआ। ठीक है, ये क्या करता है? ट्रिप्नोसोमा क्या करता है? ये जो होता है मानव के रक्त में पाया जाता है। ये मानव के रक्त में पाया जाता है। मानव के रक्त में पाया जाता है। मानव के रक्त में पाया जाता है। और ये जो होता है मानव के रक्त में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? मानव के रक्त में पाया जाता है। और ये स्लीपिंग सिकनेस बीमारी होता है। इससे क्या होता है? स्लीपिंग सिकनेस, मतलब नींदे नहीं आएगा आपको। स्लीपिंग सिकनेस, इससे स्लीपिंग सोने की बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस मतलब शरीर ये एकदम गिरल जैसा लगेगा कि एकदम हमेशा मतलब सोने का मन ज्यादा करेगा। स्लीपिंग सिकनेस बीमारी होता है।
सोने का मन क्या करेगा, ज्यादा करेगा। स्लीपिंग सिकनेस बीमारी होता है। किसी किसी को आप देखे होंगे कि वो दिन भर जो है वो सुतले रहता है, उसको लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है। इस जो होता स्लीपिंग सिकनेस बीमारी होती है, ये ट्रिप्नोसोमा को वहन करने का कार्य कौन करती है, मतलब मानव तक इसको पहुंचाने का कार्य कौन करती है, तो ये इस प्रोटोजुआ को सीसी मक्खी वहन करती है। इसको सीसी मक्खी वहन करती है, ठीक है। एक होता है लिस्मैनिया। क्या होता है, लिस्मैनिया। क्या होता है, लिस्मैनिया। इससे क्या होता है, लिस्मैनिया से क्या होता है, इससे काला जार होता है। क्या होता है, काला जार। इससे लिस्मैनिया नामक प्रोटोजुआ से काला जार नामक बीमारी फैलता है। एक होता है एसिटा बुलेरिया। क्या होता है, एसिटा बुलेरिया। एसिटा बुलेरिया जो होता है वो सबसे बड़ा प्रोटोजुआ होता है। सबसे बड़ा प्रोटोजुआ एसिटा बुलेरिया, सबसे बड़ा प्रोटोजुआ होता है। ये सबसे बड़ा प्रोटोजुआ होता है, सबसे बड़ा प्रोटोजुआ एसिटा बुलेरिया होता है। और सबसे छोटका प्रोटोजुआ कौन होता है, तो सबसे छोटका प्रोटोजुआ होता है वो प्लाज्मोडियम होता है। हम वहां भूल गए थे लिखने, यहाँ लिख देते हैं। सबसे छोटा प्रोटोजुआ प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम एकदम गोल गोल होता है, एकदम तनी तनी हुए ऐसे ऐसे, मतलब इसको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। ऐसे नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते, किसी भी प्रोटोजुआ को हम नंगी आंख से नहीं देख सकते। तो प्लाज्मोडियम होता है, सबसे छोटा प्रोटोजुआ प्लाज्मोडियम होता है। इसके अलावे और भी प्रोटोजुआ होता है, है। जैसे एक कोशिकीय जीव में इतना ही थोड़ी होगा, और भी होगा, लेकिन जो हमारे एग्जाम के लायक होगा, मतलब एग्जाम से जितना क्वेश्चन बनता है उतना जो है हम आपको पढ़ा दिए हैं। और इतना जो है आपको वहां भी पढ़ाया जाता है जहां आप पैसा पे करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो इससे ज्यादा ही 1-2 पॉइंट हम बताए हैं। जहां पैसा आप दीजिएगा वहां एक बार पढ़ के देखिएगा कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है हम यहीं तक रखते हैं, और कल जो होता है, कल हम स्टार्ट करेंगे मेटाजोआ के बारे में। मेटाजोआ को जो है वो 9 भाग में 9 संघ में बांटा गया है। उनको उनके गुणों के आधार पर, मतलब जिस बहुकोशिकीय जीवों का गुण एक जैसन दिख रहा होगा उसको एगो अलगे बक्सा में रख दिया, एगो अलगे फाइल में रख दिया गया होगा, ठीक है ना। तो उसको खोजने में क्या हो गया, हल्का होगा, खोजने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग जो है इसका जो है पीडीएफ बनाइए खुद से, और नहीं तो जो है हम टेलीग्राम में दे देंगे पीडीएफ, आप वहां से प्राप्त करके और खुद से जो है अपना कॉपी का नोट्स बनाइए। ज्यादा भर के नहीं लिखना है, ठीक है। शॉर्ट में नोट्स बनाइए, शॉर्ट वाला जो है वो जल्दी याद होता है और दिमाग में छप जाता है। शॉर्ट वाला अगर बनाइएगा ना तो जल्दी याद होगा, ठीक है। तो ठीक है, हम बाकी का क्लास जो है वो कल लेके आएंगे। तो आप लोग जो है अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।